तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी की अगली कहानी लाग डाट सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोखू भगत और बेचैन चौधरी में 3 पीढ़ियों से अदावत चली आती थी। कुछ डांड मेड़ का झगड़ा था शायद। उनके परदादों में कई बार खून खच्चर भी हुआ था और बापों की समय से मुकदमेबाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाई कोर्ट तक गए। लड़कों के समय में संग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहां तक कि दोनों ही अशक्त हो गए। पहले दोनों इसी गांव में आधे आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास उस झगड़ने वाले खेत को छोड़कर एक अंगुल जमीन भी ना थी। भूमि गई, धन गया, मान मर्यादा गई, लेकिन वह विवाद ज्यों का त्यों बना रहा। हाई कोर्ट के धुरंधर नीतिज्ञ एक मामूली सा झगड़ा तय ना कर सके। इन दोनों सज्जनों ने गांव को 2 विरोधी दलों में विभक्त कर दिया था। एक दल की भंग बूटी चौधरी के द्वार पर छनती तो दूसरे दल की चरस गांजे की दम भगत के द्वार पर लगती थी। स्त्रियों और बालकों के भी 2 दल हो गए थे। यहां तक कि दोनों सज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विभाजक रेखा खींची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी कहते, और भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी ना पीते और चौधरी को भ्रष्ट बतलाते। भगत सनातन धर्मी बने तो चौधरी ने आर्य समाज का आश्रय लिया। जिस बजाज पंसारी या कूजड़े से चौधरी सौदे लाते उसकी ओर भगत जी ताकना भी पाप समझते थे। और भगत जी की हलवाइयां, मिठाइयां, उनके ग्वाले का दूध और तेली का तेल चौधरी के लिए त्याज्य थे। यहां तक कि उनके आरोग्यता के सिद्धांतों में भी भिन्नता थी। भगत जी वैद्यक के कायल थे, चौधरी यूनानी प्रथा के मानने वाले। दोनों चाहे रोग से मर जाते पर अपने सिद्धांतों को ना तोड़ते थे। जब देश में राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी भनक उस गांव में भी आ पहुंची। चौधरी ने आंदोलन का पक्ष लिया, भगत उनके विपक्षी हो गए। एक सज्जन ने आकर गांव में किसान सभा खोली, चौधरी उसमें शरीक हुए, भगत अलग रहे। जागृति और बढ़ी, स्वराज्य की चर्चा होने लगी। चौधरी स्वराज्यवादी हो गए, भगत ने राजभक्ति का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराज्यवादियों का अड्डा हो गया और भगत का घर राजभक्तों का क्लब बन गया। चौधरी जनता में स्वराज्यवाद का प्रचार करने लगे। मित्रों, स्वराज्य का अर्थ है अपना राज। अपने देश में अपना राज हो वह अच्छा है कि किसी दूसरे का राज हो वह। जनता ने कहा अपना राज हो वह अच्छा है। फिर चौधरी ने कहा तो यह स्वराज्य कैसे मिलेगा? आत्मबल से, पुरुषार्थ से, मेल से? एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ दो, अपने झगड़े आप मिलकर निपटा लो। फिर जनता के मन में एक शंका हुई कि भाई आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं। चौधरी थोड़ा सकपकाते हुए बोले, हाँ, पर आज से अदालत जाऊं तो मुझे गौ हत्या का पाप लगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बाल बच्चों को खिलाओ और बचे तो परोपकार में लगाओ।
वकील मुख्तारों की जेब क्यों भरते हो? थानेदारों को घूस क्यों देते हो? अमलों की चिरौरी क्यों करते हो? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे, वह सदाचारी, त्यागी, पुरुषार्थी और महान बनते थे। अब वह विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक करते हैं, अपने देवताओं और पितरों की निंदा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, साल बनाते हैं और हाकिमों की गोड़धरिया करते हैं। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को धर्मानुसार शिक्षा दें? फिर जनता ने कहा, चंदा करके पाठशाला खोलनी चाहिए। चौधरी बोले, हम पहले मदिरा का छूना पाप समझते थे, देखो गांव गांव और गली गली में मदिरा की दुकानें हैं। हम अपनी गाढ़ी कमाई की करोड़ों रुपए गांजे शराब में उड़ा देते हैं। फिर जनता ने पूछा, जो दारू भांग पिए उसे डांड लगाना चाहिए। फिर चौधरी बोले, हमारे दादा बाबा छोटे बड़े सब गाढ़ा गंजी पहनते थे। हमारी दादियां नानियां चरखा काता करती थीं, सब धन देश में रहता था। हमारे जुलाहे भाई चैन की वंशी बजाते थे, और अब हम विदेशी कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं। इस तरह दूसरे देश वाले हमारा धन ढो ले जाते हैं। बेचारे जुलाहे कंगाल हो गए। क्या हमारा यही धर्म है कि अपने भाइयों की थाली छीनकर दूसरों के सामने रख दें? फिर जनता ने कहा, गाढ़ा कहीं मिलता ही नहीं। फिर चौधरी बोले, अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नशेबाजी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म सिखाओ, मेल से रहो, बस यही तो स्वराज्य है। जो लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जनता यह बातें बड़े चाव से सुनती थी। दिनों दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती थी। चौधरी के सब श्रद्धा भाजन बन गए। भगत जी भी राजभक्ति का उपदेश देने लगे। भाइयों, राजा का काम राज करना है और प्रजा का काम उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी को राजभक्ति कहते हैं, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलना हमारा महान पातक है। राज विमुख प्राणी नरक का भागी होता है। एक शंका किसी व्यक्ति की, राजा को भी तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की शंका, हमारे राजा तो नाम के हैं, असली राजा तो विलायत के बनिए महाजन हैं। तीसरे व्यक्ति की शंका, बनिए धन कमाना जानते हैं, राज करना क्या जाने। फिर भगत बोले, लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचायतों में मुकदमे ले जाओ, लेकिन आजकल ऐसे पंच कहां हैं जो सच्चा न्याय कर सकें? दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। यहां तो मुंह देखी बातें होंगी। जिनका कुछ दबाव है उनकी जीत होगी, और जिनका कुछ दबाव नहीं है वह बेचारे मारे जाएंगे। अदालतों में सब कार्रवाई कानून पर होती है। वहां छोटे बड़े सब बराबर हैं। शेर हो या बकरी, सभी एक घाट पर पानी पीते हैं। दूसरे व्यक्ति की शंका फिर हुई कि अदालतों का न्याय कहने ही को है जिसके पास बने हुए गवाह और दांव पेंच खेले हुए वकील होते हैं, उसी की जीत होती है।
झूठे सच्चे की परख कौन करता है? हाँ, हैरानी अलबत्ता होती है। फिर भगत बोले, कहा जाता है कि विदेशी चीजों का व्यवहार मत करो, यह गरीबों के साथ घोर अन्याय है। हमको बाजार में जो चीज सस्ती और अच्छी मिले वो लेनी चाहिए, चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सेंत में नहीं आता कि उसे रद्दी भद्दी स्वदेशी चीजों पर फेंक दें। फिर एक शंका, कम से कम हमारा धन अपने देश में तो रहता है, दूसरे के हाथों में तो नहीं जाता। फिर दूसरे व्यक्ति की शंका, अपने घर में अच्छा खाना ना मिले तो क्या विजातियों के घर का अच्छा भोजन खाने लगेंगे? फिर भगत बड़े उत्सुकता से बोले, लोग कहते हैं लड़कों को सरकारी मदरसों में मत भेजो। सरकारी मदरसे में ना पढ़ते तो आज हमारी भाई बड़ी बड़ी नौकरियां कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे बना लेते। बिना नई विद्या पढ़े अब संसार में निबाह नहीं हो सकता। पुरानी विद्या पढ़कर पत्र देखने और कथा बाँचने के सिवाय और क्या आता है?